गुड इवनिंग एवरीवन। अपन क्लास 10th के अंदर चैप्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। जैसे हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा और थर्ड चैप्टर पढ़ा। आपने देखे काफ़ी बड़े हो गए थे कुछ वीडियोस, इसलिए अब अपन और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आप एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को इतने अच्छे से समझ लें कि आपका कंप्लीट हो जाए चैप्टर और आपके बोर्ड के उसके क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इसी सीरीज में अपन ने अब चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो अपन बात कर रहे हैं, सॉरी एक मिनट, मैंने बहुपद लिख दिया था गलती से, समीकरण लिखना था। देखिए अपना चैप्टर है द्विघात समीकरण। हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण की। देखो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहली बात तो यहां पर ये देखते हैं कि जैसे हमेशा अपन लिखते हैं तो थोड़ा टाइम भी लगता है, तो आज मैं डायरेक्ट आपके सामने कई चीजें ऐसी है जो लिख के लेके आ गया हूं पूरा, मतलब एकदम इसमें प्रिंट कर दिया है जिसमें प्रॉब्लम नहीं आया अपन को। पहली बात तो ये है कि आपके जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन आएंगे क्या क्या। एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक नंबर का और एक 2 नंबर का आएगा। तो टोटल आपका जो ये चैप्टर है वो 4 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, अब 4 नंबर के चैप्टर में 3 क्वेश्चन आने हैं, एक बड़ा आना है 2 नंबर का और 2 छोटे छोटे 1 नंबर के आने हैं। अब इसमें से कौन कौन सा आना है कौन सा नहीं आना है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो जब द्विघात समीकरण पढ़ते हैं, द्विघात का मतलब ही है कि x के ऊपर अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो है ax² + bx + c = 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होगा। पहला तो हमें यह देखना है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ax² + bx + c = 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि आपके ऑप्शन क्वेश्चन आएंगे, तो ऑप्शन क्वेश्चन आएंगे तो उस ऑप्शन क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना कि हमेशा जब भी द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखा जाए तो साथ में a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखना है। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों के अंदर हमारे पास ऐसे ये सूत्र काम आएंगे। सूत्र कैसे कि जैसे क्वेश्चन लिखा कि a + b का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है आपने पढ़ा है कि a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b स्क्वायर, a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3a² b + 3ab स्क्वायर, और a - b का होल क्यूब कहेंगे तो a³ - b³ - 3a² b और + 3ab। ठीक है, थोड़ा सा पेपर इधर है इसलिए दिख नहीं रहा होगा, ये रहा 3ab स्क्वायर, ये हो गया। फिर लास्ट मेरे पास फॉर्मूला है a + b a - b a² - b स्क्वायर। अब यहां से कैसे देखो कि छोटा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। यहां पर हम बात करें, जैसे क्वेश्चन की बात करें, एक मैंने आपसे पूछा कि x + 4 x + 2 और इधर लिखा x - 2 x + 2 और आपसे कहा कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं। तो हम यहाँ गुणा करके देखेंगे, x का गुणा x से करेंगे तो आप देखोगे x² रहेगा, x का गुणा 2 से करेंगे तो 2x रहेगा, फिर 4 का गुणा x से करेंगे तो 4x रहेगा और 4 का 2 से करेंगे 8 रहेगा। इधर आप देख रहे हो फॉर्मूला खुल रहा है a - b a + b, तो फॉर्मूला होगा a² तो x का स्क्वायर - b² तो 2 का वर्ग 4। अब आप देख रहे हो ये x² और ये x² तो कट जाएगा क्योंकि जैसे ही पक्षांतर करेंगे ये माइनस का हो जाएगा। 2x और 4x को जोड़ें तो ये 6x हो गए, -4 को उधर भेजोगे प्लस हो जाएगा तो 8 और 4 12 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो कि क्या x² का पद आया, नहीं आया। तो x² का पद नहीं आया तो हम कह देंगे एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंटों की अपन यहाँ बात करते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सा सवाल है आपके पास, 1 नंबर का पूछ सकता है कि ऐसे कोई भी आपको एक समीकरण दे दी जाए और कहा जाए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो याद रखना इन 4-5 सूत्रों के द्वारा ही कोई ना कोई समीकरण आपको अगर देवे तो हल होगी। ये अपना था पहला पॉइंट, मानक रूप और उसके बेस पर इन फॉर्मूलों की बात की थी। आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकेंड कि जो ये द्विघात समीकरण है, इन द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। देखो बात करते हैं अपन कि हल करने की विधियां। देखो द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती है। एक होती है गुणनखंड विधि जिसको अपन फैक्टर मेथड कहते हैं, एक होती है पूर्ण वर्ग विधि जिसको अपन कंप्लीट स्क्वायर मेथड कहते हैं, और एक होती है श्रीधराचार्य सूत्र या अपन उसको कहते हैं द्विघाती सूत्र।
ठीक है, जो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये तीनों ही विधियां हमारे पास है और इन तीनों से संबंधित अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं। जैसे अ जो मेथड लिख रखा है उसकी बात करें, पहले की वीडियो में हमने अच्छे से सीख रखा है। एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि जैसे मान लो लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 बराबर 0 और हमसे कहता है कि मूल ज्ञात करो। देखो हम जब द्विघात बहुपद पढ़ते थे तो वहाँ शून्य होते थे और यहाँ जो ये x के मान आते हैं, x के मान है उनको कहते हैं अपन मूल, कि जो x के मान दिखते हैं आपको उनको अपन क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। आज इसके मूल निकालेंगे तो हम इसके टुकड़े करेंगे, गुणा करने पर 30 होना चाहिए और या माइनस आया तो घटाने पर 7 होना चाहिए। तो अब देखते हैं 10 और 3 का गुणा करते हैं 30 होते हैं, तो हम इसके टुकड़े करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे x तो x माइनस 10, यहाँ से कॉमन लेंगे 3 तो x माइनस 10 बराबर 0। पूरे में से कॉमन आ गया x माइनस 10, पीछे बच गया x प्लस 3 बराबर 0। अब इनको 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 10 को 0 के बराबर रखो और x प्लस 3 को भी 0 के बराबर, तो x का मान यहाँ से 10 आया और यहाँ से माइनस 3 आया, ये इसके मूल आ गए। तो ये पहला मेथड था गुणनखंड विधि वाला। अब अगर मान लो टुकड़े नहीं हो, जैसे मान लो मैं अभी 30 की जगह 29 कर दूं तो आप देखो कि गुणनखंड होंगे ही नहीं। तो गुणनखंड जब नहीं होते हैं तो हमारे पास विधि काम आती है पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र कहते हैं जिसको। देखो क्या कहते हैं श्रीधराचार्य और द्विघाती सूत्र, हम इसी के संबंध में क्वेश्चन करते हैं। देखिए इधर, जैसे हम पूर्ण वर्ग विधि की बात करते हैं और एक श्रीधराचार्य सूत्र, दोनों की बात करते हैं। दो विधियां थी हमारे पास। जैसे ब मेथड है पूर्ण वर्ग। अब कंप्लीट स्क्वायर का कैसे, कि जैसे मान लो एक सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये दे रखा है। अब हमें ये कह रहा है कि इसके टुकड़े करने, हम देख रहे हैं इसके गुणनखंड 2 और 1 हो रहे हैं। अगर नहीं होते तो पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि कैसे काम करती है कि एक्स स्क्वायर तो बच गया, ये प्लस 3x हो गया, सबसे पहले इसको उधर भेजते हैं, ये माइनस 2, फिर x के गुणांक आधा, x का गुणांक कितना है 3, तो x का गुणांक 3 का आधा। अब 3 का आधा जब कहें तो क्या होगा 3/2 और 3/2 का वर्ग, 3/2 का वर्ग की बात करेंगे अपन तो 3/2 का वर्ग कितना होगा, देखिए 1 मिनट हो, 3/2 का वर्ग 3/2 का होल स्क्वायर, दोनों और जोड़ने पर अब दोनों और जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और बराबर में इधर भी जुड़ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। अब इधर तो आप देखोगे ये बनेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, पूरे का फॉर्मूला खुल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे ये बनेगा। इधर अपन हल करेंगे तो -2, इसको हल किया 9/4। आप देखोगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे 4 दूनी 8, तो यहाँ बचेगा 1/4। अब ये 1/4 बचेगा। अब यहाँ से अपन स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर जैसे ही आप हटाओगे उधर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। अब x बराबर क्या होगा प्लस माइनस, ये तो हो जाएगा 1/2 और ये 3/2 इधर आते हुए माइनस। अब एक बार लेते हैं प्लस का, तो x का मान आएगा 1/2 माइनस 3/2। जब इसको हल करेंगे देखो हर कितना है इसका 2, तो लसब 2 आएगा, तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितने होंगे -2/2, तो x का मान -1। एक मान की बात करेंगे जब माइनस लेंगे तो x का मान 1/2, ये भी किसका माइनस का, और आगे -3/2, तो x बराबर 2 लसब -1 -3, तो x का मान -4/2, तो x का मान कितना आ गया -2। तो हमने इसी सवाल को गुणनखंड विधि से भी कर सकते थे, इसी सवाल को आपके पूर्ण वर्ग विधि से। देखो 99% चांस है कि आपको पूर्ण वर्ग विधि नहीं पूछे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा। ये तो बात होगी खत्म। अब देखो इसके अलावा एक जो हमारे पास और मेथड है जिसका नाम था श्रीधराचार्य, तो तीसरा लिखा श्रीधराचार्य।
देखो श्रीधराचार्य का क्या था कि जैसे मान लो कोई उदाहरण है, यही सवाल है सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, और ये कहता है श्रीधराचार्य से हल करो, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो तो होगा 1, एक्स का गुणांक है वो है b, और जो अचर बचा वो है c। अब श्रीधराचार्य का सूत्र कहता है x बराबर, अभी आपने सूत्र पढ़ा पूरा का पूरा, देखो ये सूत्र था आपके सामने, था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र का प्रयोग करके आप यहां सवाल करते हैं अपन, देखो तो x बराबर माइनस बी, तो माइनस का कितना होगा यहाँ पे 3, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर तो 3 का वर्ग, माइनस 4ac तो 4 इंटू 1 इंटू 2, अपॉन में कितना आएगा 2a तो 2 इंटू 1। अब x बराबर आप देखोगे ये तो माइनस 3 प्लस माइनस ये हो गया 9, ये हो गया 8 बट्टा 2। अब x बराबर हमारे पास आएगा माइनस 3 प्लस माइनस 1 बट्टा 2। अब हम इसको हल करेंगे तो x बराबर माइनस 3 प्लस माइनस 1 बट्टा 2, जब प्लस का लेंगे तो x बराबर माइनस 3 प्लस 1 बट्टा 2, तो x बराबर माइनस 2 बट्टा 2, तो x का मान माइनस 1, और जब अपन माइनस लेंगे तो x बराबर माइनस 3 माइनस 1 बट्टा 2, तो x का मान माइनस 4 बट्टा 2, तो x का मान माइनस 2 बन गया, बन गया। तो आप देख रहे हो कि x का मान कितना आ गया माइनस 2, तो मान कोई परिवर्तन नहीं आया, मगर आप देख रहे हो कि सबसे बड़ी विधि है पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि को आधार मान के श्रीधराचार्य ने सूत्र प्रतिपादित किया था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो उसके बेस पर भी अपन टुकड़े कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्लियरली क्या देखा कि सवाल को हल करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे मेथड हैं वो 3 तरह के मेथड थे, जो आपको दिख रहे हैं कि 3 तरह के मेथड थे, गुणनखंड विधि भी थी, पूर्ण वर्ग विधि भी थी, और श्रीधराचार्य विधि थी। और आप अभी जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से इस चीज को इंपॉर्टेंट मान ले कि आपको 101% है कि श्रीधराचार्य की विधि के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आता है कि अगर मान लो अंडर रूट के अंदर कोई संख्या आती है, ठीक है, या मूल समान आते हैं अलग आते हैं, मूलों की बात, मूल मतलब मान कैसे होंगे, तो मूलों की बात करने से पहले आप यहां पर देख रहे हैं, देखिए पहले तो इस पॉइंट को, सबसे पहले तो इसने कहा डिस्क्रिमिनेंट विभक्ति कर डी, आपसे एक क्वेश्चन दे दे और क्वेश्चन में पूछ ले उसका विभक्ति कर ज्ञात करो, तो डी ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें शर्तें हैं, अगर डी का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और भिन्न मतलब रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट होंगे, और जब डी का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, जो मूल होंगे वो रियल तो होंगे साथ में इक्वल आएंगे, और जब डी का मान 0 से छोटा आ जाए, देखो ये जो डी का फॉर्मूला है ये आपके श्रीधराचार्य में रूट में था, सीधी सी बात है, अभी रूट में था, अगर ये माइनस का आएगा तो अंडर रूट में माइनस की कोई संख्या होती है तो वो संख्या होती है काल्पनिक संख्या। तो इसके हिसाब से आपसे एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं 1 नंबर का या 2 नंबर का भी ये बन सकता है कि डी का मान ज्ञात करना, ये बात ध्यान रख लेना कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे, देखो एक उदाहरण समझते हैं अपन। ये क्वेश्चन दिया और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इसके मूल कैसे होंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 1 है, एक्स का गुणांक है वो b है, और पीछे बचा वो c है। हम d ज्ञात करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर b तो है 2, 2 का स्क्वायर 4ac तो 4 इंटू 1 इंटू 3। आप देख रहे हो d ये तो 4 और ये 4 थे कितने होंगे 12। अब d का मान हमारे पास कितना आ गया -8। अब -8 है, क्या 0 से बड़ा है? नहीं। क्या 0 है? नहीं। ये क्या है? 0 से छोटा, और 0 से छोटा है तो इसलिए अपन कहेंगे कि इसके जो मूल है वो कैसे होंगे? काल्पनिक, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखें आप, ठीक है। आगे देखिए, मूलों की प्रकृति के बाद में आगे बात करें अपन। अब हमारे पास प्रश्न आ गए, मतलब हमारे पास लंबे चौड़े टॉपिक नहीं थे। हमारे पास टॉपिक था कि द्विघात समीकरण मानक रूप क्या है और कुछ सूत्र थे। अगला हमारे पास सेकंड टॉपिक था कि द्विघात समीकरणों को हल कैसे करते हैं, तो 3 विधियां हैं हमारे पास। उसके बाद में था मूलों की प्रकृति के बारे में।
अब मैंने यहाँ 8-10 क्वेश्चन लिखे हैं, उन 8-10 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो आपके पास पहला लिखा है, महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं मैंने, 8-10 क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला प्रश्न कहा है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण की जांच करनी है पहले सवाल में। तो देखिए इधर, तो पहले क्वेश्चन को जब अपन हल करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इधर, x माइनस 3 क्वेश्चन दे रखा है और 2x प्लस 1, सामने लिखा हुआ है x प्लस 5 और कहा ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं। गुणा किया x का 2x से तो आया 2x स्क्वायर, x का 1 से किया x, इसका माइनस 3 का इससे किया अपन ने तो ये आ गया 6x और माइनस 3 का 1 से किया माइनस 3। यहाँ x का x से करेंगे x स्क्वायर और 5 से करेंगे 5x। अब आप देखो ये 2x स्क्वायर है, सबको एक तरफ कर दो तो 2x स्क्वायर और x में से 6x जाएंगे माइनस 5x माइनस 3, ये इधर आएगा माइनस का और ये भी उधर जाएगा तो माइनस का। अब आप देख रहे हो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया x स्क्वायर, 5 और 5 कितने हो गए 10x और ये माइनस 3। अब बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो x स्क्वायर का पद है तो इसलिए अपन कहेंगे कि ये क्या है, द्विघात समीकरण। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एक। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रगति बताओ। मूलों की प्रगति का मतलब है डी निकालना। तो आप सेकंड क्वेश्चन में द्विघात समीकरण को देखो तो ए का मान 3 आ रहा है, बी का मान -4√3 आ रहा है और सी का मान है वो 4 आ रहा है। अब यहां से हम डी ज्ञात करेंगे तो डी का सूत्र पढ़ा हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर तो कितना है -4√3 उसका स्क्वायर और -4ac तो 4 × 3 × 4। अब वर्ग करो, देखो 4 का वर्ग हो गया 16 और √3 का वर्ग 3, यहाँ 4 × 12 और 12 चौक कितने होते हैं 48 और 16 भी कितने होते हैं 48 -48 बराबर क्या आ गया 0। तो जब d का मान हमारे पास कितना आ गया 0 और d का मान 0 आता है तो हमने पहले पन्ने पे ये पढ़ा था, देखिए d का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक और क्या होते हैं आपके समान। तो देखिए इधर, तो हम यहाँ लिखेंगे कि मूल वास्तविक एंड समान। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, बन गया सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन के बाद में थर्ड क्वेश्चन कह रहा है k का मान ज्ञात करो। अगर आपको क्या कहा है कि ये जो द्विघात समीकरण दे रखी है इसके मूल समान हो, तो देखो आगे, देखो मैं तीसरा सवाल कर रहा हूं यहां पे। ये कह रहा है k का मान, समीकरण थी मैं यहां लिख देता हूं वापस, चली गई वो समीकरण, तो ये दे रखा था और साथ में 1 मिनट ना +6 था। ये कह रहा है इसके मूल समान हो तो k का मान, सबसे पहले गुणा कीजिए तो kx स्क्वायर -2kx + 6 बराबर 0। आप देखोगे a का मान k है, b का मान -2k है और c का मान 6 है। इसने कहा कि मूल समान, और मूल समान कहा तो d का मान 0 और d का मान 0 और d का सूत्र होता है b स्क्वायर -4ac बराबर 0। तो b का मान तो है -2k, उसका वर्ग -4ac 4 × k × 6। अब यहाँ करेंगे तो ये होगा 4k स्क्वायर और ये होगा 6 चौका 24k बराबर 0। अब यहाँ से आप देख रहे हो 4k कॉमन आ गया तो पीछे की तरह यहाँ तो k और यहाँ रहा 6। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे अपन तो देखो क्या आएगा, तो एक तो k का मान आ रहा है आपके पास कि k बराबर 0 और एक k -6 को रखेंगे 6। अब 0 हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो पूरी समीकरण खत्म हो जाएगी, तो इसका सही मान क्या है k बराबर 6। ये आपका आंसर हो गया, इस बात को ध्यान रखिए। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। अब तीसरे के बाद में चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास था, वापस कर देते हैं पेपर को नीचे, थोड़ा पता चल जाए आपको भी। देखो चौथा क्वेश्चन देखिए, दिख रहा होगा आपको। चौथा क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघाती सूत्र, आपको क्या कहा कि द्विघाती सूत्र से इसके मूल ज्ञात करो। द्विघाती सूत्र का मतलब है आपके श्रीधराचार्य से इसके मूल ज्ञात करना है। तो देखो श्रीधराचार्य से मूल कैसे ज्ञात करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं इसको भी। देखो क्वेश्चन का श्रीधराचार्य से हल करना है, तो क्वेश्चन था 2x² - 7x + 3 = 0। सीधी बात है, a का मान 2, b का मान -7 और c का मान 3। अब श्रीधराचार्य से x बराबर माइनस भी होता है, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। √b², तो -7 का वर्ग करो गुण 50, -4ac, तो 4 × 2 × 3 अपॉन में कितना आएगा 2a, तो 2 × 2। अब आप देखो x बराबर ये तो 7 ± ये गुण 50, यहाँ करो 4 दूनी 8, 8 थे कितने हो गए 24, ये 4 हो गए। अब x का मान निकालेंगे तो 7 ± गुण 50 में से 24 जाते हैं, रहते हैं 25/4, 7 ± 25 का हो गया 5/4। देखो आगे, अब आगे की बात करेंगे अपन यहाँ पे। तो आप देख रहे हो x का मान है, एक बार जब प्लस का लिया तो 7 + 5/4, 7 और 5 12, 12/4 3। जब माइनस का मान लिया तो 7 में से 5 गए 2, 2/4, कितना आ गया 1/2। तो इसके आपको जो मूल पूछे हैं वो मूल आए हैं 1/2 और (3). ये ध्यान रखना, बन गया चौथा सवाल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसी का 5वां। देखो 5वां क्वेश्चन कह रहा है, आपको दिख जाएगा। 5वां कह रहा है गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े करने हैं अपन को। तो देखो गुणनखंड विधि से टुकड़े करने हैं, करते हैं अपन 5वें सवाल को। 5वां सवाल कह रहा है गुणनखंड विधि से टुकड़े करो। तो गुणनखंड विधि से करें तो 2x² - x + 1/8 = 0। हम लेंगे इसका लसअप, तो लसअप आएगा 8, तो यहाँ बट्टा 1 है, यहाँ बट्टा 1 है, तो यहाँ होगा 8 दूनी 16, यहाँ होगा 8x और +1 = 0। तो हमारे पास समीकरण बन गई 16x² - 8x + 1 = 0। अब ये कह रहा है गुणा करने पर, देखो गुणा करने का मतलब यहाँ पर ये है कि गुणा करने पर 16 और 1 का 16 होना चाहिए और जोड़ने पे 8, तो 4 और 4 हो रहे हैं कि 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। दो दो के जोड़े बनाएंगे, यहाँ से 4x कॉमन आए, 4x - 1, यहाँ से -1 कॉमन आया, यहाँ भी 4x - 1, पूरे में से कॉमन लेवे तो 4x - 1 और 4x - 1। अब आप देखो इनको 0 के बराबर रखोगे तो दोनों ही सेम ही तो है, तो यहाँ से तो x का मान क्या आएगा 1/4 और यहाँ से भी x का मान क्या आएगा 1/4। तो इसके जो मूल पूछे हैं वो दोनों ही मूल समान आ रहे हैं 1/4, 1/4। तो ये अपन ने किससे हल कर लिए, गुणनखंड विधि से हल कर लिए। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चन है जो इन्हीं से रिलेटेड है, देखिए अगले पन्ने पर। देखो पहले बात क्या की प्रश्नों ने, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहे हैं आपको क्रमागत पूर्णांकों के बारे में बात हो सकता है आपको पूरा प्रश्न हल करने को दे और हो सकता है आपसे समीकरण ही पूछ ले, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं आना है। तो एक तो देखो पहला छठा जो क्वेश्चन कह रहा है हमको, वो क्या कह रहा है, उससे पहले एक बात देखें कि आपको कहा कि क्रमागत पूर्णांक, आपसे कहे कि भाई क्रमागत पूर्णांक बताओ, तो क्रमागत पूर्णांक होता है x और x + 1। भाई आज मान लो 3 है, 3 के बाद 4 आएगा, कितना जोड़ोगे 1 जोड़ोगे, तो x और x + 1। अगर मान लो आपसे कह दे कि क्रमागत सम या विषम पूर्णांक, तो क्रमागत सम या विषम पूर्णांक कहे तो उस समय याद रखना x + 2, क्योंकि सम और विषम में अंतर कितने का होता है 2 का होता है। कि भाई जैसे 6 है तो 6 के बाद 8 तो 2 जोड़ेंगे, 3 है 3 के बाद 5 तो 2 जोड़ेंगे। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है छठा, आपको उस छठे क्वेश्चन को आप समझिएगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखो छठा क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 110 है।
तो पूर्णांक क्या होंगे। अब दो कर्मागत पूर्णांक, तो कर्मागत तो एक्स एक्स प्लस 1 है, इन दोनों का गुणनफल कि एक्स इंटू एक्स प्लस 1 करें तो वो कह रहा है कि बराबर है 110। तो देखो गुणा करो, x का x से किया एक्स स्क्वायर, इसका किया x बराबर 110, x माइनस 110 बराबर 0 बन गया। अब मान लो आपसे समीकरण पूछे तो यहां तक करना, टुकड़े कहे तो हमारे पास 3 विधियां हैं। देखो अगर गुणनखंड आते हैं तो गुणनखंड से करो, नहीं तो सीधी दराचार्य लगा दो आप। तो गुणनखंड करें तो गुणा करने पर 110 और घटाने पर 1, तो देखो 11 और 10 होते हैं, तो 11 और 10 होते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10x माइनस 110। यहां से कॉमन लिया x प्लस 11, यहां से कॉमन लिया 10 x प्लस 11। अब आप पूरे में से कॉमन लोगे तो x प्लस 11 और x माइनस 10 आ गए। जब इनको 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर माइनस 11 और 1 10 आ गया। अब अगर मान लो वो धन पूर्ण कह देता, आपको क्या कह देता कि धन पूर्ण, तो देखिए धन पूर्णांक के लिए क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं कि अगर धन पूर्णांक का कहता तो धन पूर्णांक क्या होते हैं वो देखिए। अगर धन पूर्णांक कहता तो पहला होता 10 और अगला कितना होता 11, ऋण कहता तो माइनस 11 और माइनस 10 हो जाते। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया छठा। अब छठे के बाद में आगे देखिए अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, सातवां मैंने क्वेश्चन कहा है आपसे कि दो कर्मागत पूर्णांकों के वर्गों का योग 25 हो, मतलब कोई कंटिन्यू इंटीजर है उनके स्क्वायर का सम कह रहा है। अब स्क्वायर का सम कह रहा है तो कैसे होगा वो देखिए। सातवां क्वेश्चन, देखो दो कर्मागत पूर्णांक है तो एक x और एक x प्लस 1 तो होना ही है, ठीक है। वापस हम देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को आपको, दो कर्मागत पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो देखिए इधर दो कर्मागत पूर्णांकों के वर्गों का योग कह रहा है अपन को x x प्लस 1 हुआ, इनके वर्गों का योग। अब वर्गों का योग का मतलब क्या है देखिए कि इसका वर्ग एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कह रहा है 25। अब आप देखिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे ए प्लस बी का तो ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x और बी स्क्वायर मतलब 1 बराबर 25। अब आप देख रहे हो ये तो हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x और 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25 होगा, तो ये बच जाएगा माइनस का 24। पूरे में अगर 2 का भाग दे दो तो 2 का भाग दोगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये x और ये हो जाएगा 12। अब टुकड़े करो, देखो गुणा करने पर 12 और घटाने पर 1 तो 4 और 3 होते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लेंगे, x कॉमन आया x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन आया x प्लस 4 बराबर 0। तो एक तो हो गया x प्लस 4, एक हो गया x माइनस 3 बराबर 0। तो x का मान एक तो आएगा माइनस 4, एक आएगा 3। अगर इसमें भी धन पूर्णांक की बात करें तो देखो धन पूर्णांक क्या होंगे कि एक तो हो जाएगा 3 तो दूसरा हो जाएगा 4। ये अपने आंसर आ गया। देखो आगे बात करें उससे पहले क्वेश्चन देखें 8वां क्या कह रहा है। देखो 8वां क्वेश्चन कह रहा है देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 14 और गुणनफल 48 हो। अब नॉर्मल वे में सोचो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको जोड़ा जाए तो 14 होता है और गुणा किया जाए तो 48 होता है। तो सीधी सी बात है ऐसी दो संख्या 6 और 8 ही होगी, क्योंकि 6 और 8 को जोड़ा जाए तो 14 होगा और गुणा किया जाए तो 48 होगा अपने पास। तो देखिए इस सवाल को भी हल करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8वें सवाल को हल करते हैं। मान लो दो संख्या है x y, ये कह रहा है इनका योग किया जाए तो 14 समीकरण 1 और गुणा किया जाए तो अपने को कह रहा है 48। अब यहां से आप y का मान निकाल लीजिए 48 बटा x समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से लिखिए, देखिए समीकरण 1 से बात करेंगे तो x प्लस y कितना है 48 बटा x बराबर है 14। लसब लेंगे तो लसब आएगा x
तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 48 हो जाएगा, बराबर 14 रह जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे अपन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48 बराबर 14x। पक्षांतर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 बराबर 0। तो अगर आपको समीकरण पूछे तो यहाँ पे आपको खत्म करना है। टुकड़े करने की बात करें तो टुकड़े तो वही रखे हैं, 6 और 8 ही होते हैं, अभी बात हुई थी अपनी। तो दो दो के जोड़े बनाएंगे, x कॉमन x माइनस 6, माइनस 8 कॉमन x माइनस 6, x माइनस 6 बन गया, एक x माइनस 8 बन गया। दोनों को जब 0 के बराबर रखोगे तो x का मान 6 और एक 8 होगा। तो हमें संख्याओं की बात कर रहा है, तो संख्याएं क्या आएगी, 6 और 8 आएगी। तो संख्या एक तो 6 हो गई और एक 8 हो गई। ये अपना सॉल्यूशन था। देखिए 8वें के बाद में नम्मा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अभी करते हैं नम्मे को भी। देखो नम्मा क्वेश्चन जो कह रहा है, पहले तो नम्मे क्वेश्चन को देखते हैं। नम्मा क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रोहन की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 हो, तो वर्तमान आयु बताओ, समीकरण बताओ, कुछ भी कह सकता है। तो देखो एक तो 3 वर्ष पूर्व का, सबसे पहले तो अपन रोहन की वर्तमान आयु मानते हैं। तो प्रेजेंट एज x वर्ष मान लो। अब 3 वर्ष पूर्व, भाई 3 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो 3 साल पूर्व वो क्या होगा, x माइनस 3, और 5 वर्ष बाद, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, आज से 3 साल पहले, अभी मान लो आप 16 साल के हो, तो 3 साल पहले 13 के, और 5 साल बाद 21 के। अब ये कह रहा है व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना है कि 1/x माइनस 3 और 1/x प्लस 5, जो कि बराबर आपको कह रहा है 1/3। यहाँ अपन लसअप लेंगे तो x माइनस 3 और x प्लस 5 आएगा लसअप। x माइनस 3 जाएगा तो यहाँ x प्लस 5 रहेगा, यहाँ x प्लस 5 जाएगा तो x माइनस 3 रहेगा, बराबर कितना बच गया, 1/3। अब देखो इसको हल करते हैं अपन। तो ऊपर तो जुड़ रहा है, कितना हो रहा है, 2x प्लस 2 हो रहा है। नीचे अपन गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 15 बराबर कितना रह गया, 1/3। अब देखो इसको गुणा कर लो 1 से, तो x स्क्वायर घटा देते हैं 5 में से 3, 2x माइनस 15, 3 का करेंगे 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6। अब आप देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x उधर जाएगा माइनस, ये भी उधर जाएगा माइनस। आप देख रहे हो x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 21 बराबर 0। ये तो बन गई समीकरण। अगर समीकरण पूछे टुकड़ा कहे तो गुणा करने पर 21 और घटाने पर 4, तो 7 या 21, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। दो के जब जोड़े बनाएंगे तो x कॉमन आएगा तो x माइनस 7, 3 कॉमन आएगा तो x माइनस 7, पूरे में से कॉमन कितना आ रहा है, x माइनस 7 और ये x प्लस 3। अब x बराबर कितना आ गया, 7, एक आ गया माइनस 3। अब उम्र माइनस में तो कभी हो नहीं सकती है, प्लस की जोगी। तो रोहन आपके कितने साल का है, तो रोहन की जो आयु है वर्तमान वो आपके कितने वर्ष की हो गई, 7 साल का हो गया वो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें। ठीक है, मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं 10, आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो आपके पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आपको 100% क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। देखिए लास्ट एक क्वेश्चन रहा है, इसी के साथ टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। आम की बगिया की लंबाई चौड़ाई से अगर दुगनी है, एक आम की बगिया है, बगिया का मतलब है कोई आयताकार भाग बना हुआ है, और उसका जो क्षेत्रफल कहा इसने, देखिए इधर, अब देखिए ये रहा क्वेश्चन। आम की बगिया की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 450 मीटर स्क्वायर है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि आयताकार कोई बगिया है, अब बगिया है आयताकार मान दो ऐसे, लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, तो मान लो कि चौड़ाई आपने x मान ली, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। अब कह रहा क्षेत्रफल, अब एक बात बताओ कि ये आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई तो है 2x और चौड़ाई है x, बराबर कितना कह रहा है, 450। अब आप देखो गुणा करो, अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ये बराबर 450। अब x स्क्वायर है तो भाग जाएगा 2 का, 2 दूनी 4,
यहाँ कितना आएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10, 225 ही होंगे। अब 225 हुए तो x का मान आएगा √225। देखो माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लंबाइयाँ हमेशा धनात्मक होती है। तो x का मान कितना आ गया 15। अब x 15 आया, वो तो कौन है, चौड़ाई। अब इसकी जब लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई होगी 2x, तो 2 × 15, तो आपके पास कितनी होगी 30। तो ये तो होगी 30 मीटर, ये होगी 15 मीटर, ये आंसर हो गया। तो यहाँ आपने देखा एक रोन वाला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, बाकी सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। इन 10 क्वेश्चन में से आपको 101% है कि आपको एक एक नंबर के 2 और 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो बड़े ध्यान से और अच्छी तरह से देखिएगा। मैं वापस 1 मिनट रिविजन कर देता हूँ आपके जो भी था। यहाँ से शुरू था हमारा, सबसे पहले मानक रूप पढ़ा और कुछ सूत्रों के बारे में पढ़ा, और उसके बेस पे हमने द्विघात समीकरण पढ़ी। सेकंड था हल करने की विधियां, जिनमें तीनों विधियों के बारे में हमने बात की। उसके बाद में थर्ड था हमारा व्यक्तिगत डी, और उसके आधार में मूलों की प्रकृति। 100% है आपको मूलों की प्रकृति का सवाल आएगा, इस बात को ध्यान रखना। फिर हमने देखा कि हमने कुछ उनसे संबंधित क्वेश्चन किए थे 5 और 5-10 क्वेश्चन थे हमारे पास। देखो इसके बाद में ये क्वेश्चन थे अपने सॉल्व किए हुए पूरे के पूरे, ध्यान से देख लीजिएगा। 1 मिनट, गड़बड़ हो गई। 5 क्वेश्चन थे, मैंने 5 ही क्वेश्चनों को हल कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद में और 5 क्वेश्चन थे, टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 क्वेश्चन को हमने हल कर दिया है। आप पूरा वीडियो देखेंगे वापस अच्छे से, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ पूरे 4 नंबर का जो आपका चैप्टर था वो कवर अप हो गया है। हम मिलेंगे नई क्लास के साथ, जहां अपन एक नया चैप्टर लेके आएंगे, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगला चैप्टर। इसी तरह हम एक ही क्लास के अंदर हर एक चैप्टर को फ्री करते रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई बड़ा चैप्टर उसको 2 क्लास में लिया जाए, बाकी 99% है एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।